पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से ऐसे मौक़े आए जहाँ लगता था कि जमहूरियत पटड़ी से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। मार्शल के तवील अदवार 10-10, 11-11 साल के, लेकिन अब कुछ अरसे से एक ऐसी उम्मीद बनी थी कि एक सफ़र शुरू हुआ है, गिरते पड़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्लैश इतनी बदतरीन शक्ल में इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रहा है कि ख़तरात आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये गाड़ी कब दोबारा पटड़ी से उतर जाए। मार्शल ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार वाली कैफियत है वो उसकी देन है। इसी तरीके से ये जो मलेशिया जत्थे, ये सारे इन्हीं मार्शलाई अदवार का ही तोहफ़ा है जो पाकिस्तान को मिले हुए हैं। लेकिन दुरुस्त तरीके से आगे कैसे बढ़ें इसका भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। आज हम जब आइन की तकरीबात कर रहे हैं कि 73 में हमने पास किया था, आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो आज के दिन एक तरफ बंदूकें खोल के सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट दूर कहीं परे से जाके देख रही है कि उसको इधर खड़े होना है कि उधर खड़े होना है। इस सूरत हाल में आगे बढ़ने का रास्ता कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा और पूरी कौम मुश्किलात में भी घिरी हुई है और तशवीश में भी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे रास्ता है भी है या गहरी खाई है। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज 10 अप्रैल को आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फ़ंड्स देने थे इलेक्शन के लिए, लेकिन आज ही के दिन आपने एक बिल पेश कर दिया है सप्लीमेंट्री फाइनेंस के लिए कि वो पैसे देने या नहीं देने पहले तय किया जाएगा। सदर साहब ने कानून वापस पार्लियामान में भेजा है। पार्लियामान ने दोबारा उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स लॉ को दोबारा पास कर दिया। ये भी अब दोबारा कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोर्ट के सामने जाने का तो उसका कोई सदर साहब भेजेंगे लीगल ओपिनियन के लिए? नहीं, सदर साहब नहीं भेज सकते। कोई टेकअप कर देगा अगर लाभ बन जाएगा तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इख्तियारात में या लेजिस्लेशन में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई इख्तियार नहीं है। आपने जो जजेस की का तरीका कहा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत, इफ्तिखार चौधरी साहब इतने तगड़े थे, उन्होंने कहा नहीं तरीका ही बदलो, तो आपने तरीका 21वीं तरीका पास कर दी। बस मामला ये है कि वो उस वक्त की पार्लियामेंट या उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी वीकनेस थी। अब आप उनसे अगर वो ना बदलते तो नहीं, हम तगड़े हैं या नहीं है लेकिन हम नहीं बदलेंगे। आप रुक भी नहीं सकेंगे, स्ट्राइक डाउन कर देंगे? नहीं, हम बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है फिर? स्ट्राइक डाउन करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो वो अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ करेगी। देखिए, इस बिल के ऊपर दो आ रहा है। एक तो राय वो है जो आइन के अंदर लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये बनाएगी, तो लॉ के तहत आपने लॉ अमेंड कर दिया। लेकिन आपकी एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है इसी आइन के अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के ऊपर आपको फिलहाल तो कोई इख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल में ये जाएगा। जब आइन में ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी आइन के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नहीं कहती है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो तो तकसीम है बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरेशन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को इख्तियार है और उनका उस लिस्ट में ज़िक्र नहीं है। मामला ये है कि जब आइन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वहाँ पे ये दर्ज है सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाना है? इसी पार्लियामेंट ने बनाना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाना है। लॉ किसने बनाना है? इसी पार्लियामेंट ने बनाना है। और सिंपल मेजॉरिटी या वाइल दी असम्बलीज इन सेशन उसका तरीक़ाकार बनाना है। अब उस तरीक़ाकार के मुताबिक असम्बली ने लॉ बनाया, बाद में सेनेट से पास हुआ, प्रेसिडेंट को भेजा जो आईनी तरीक़ाकार है, प्रेसिडेंट ने बराए गौर दोबारा भेज दिया। अब दोबारा भेजे जाने के बाद अगर पार्लियामेंट जो है अब अपने जॉइंट सेशन में उसे पास कर देती है तो वो दोबारा सदर को भेजा जाएगा। सदर इज़ बाउंड टू साइन इट विद इन 10 डेज। अगर वो नहीं करता तो 11 डे के ऊपर इट विल बिकम एन एक्ट, ये लॉ हो जाएगा। अब जब आइन में लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद है तो लॉ किसने बनाना है? पार्लियामेंट ने बनाना है। वहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाना है लॉ, अपने लिए खुद उसने बनाना है। आपके आइन की फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 55 नंबर, वो आइन का हिस्सा है वो चीज़। वो आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के हवाले से वहाँ कोई चीज़ मेंशन ही नहीं है। आपने ये लिखा हुआ है कि इसके इख्तियारात को बढ़ाने के लिए कानून कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस लेजिस्लेटिव पीस जो है बिल, इसमें कोई एक चीज़ निकाल के साबित कर दें,
अगर तो हम वहाँ पे ये लिखते कि जी बेंच जो है ये बनाने का इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस, उसके साथ अटॉर्नी जनरल, उसके साथ लॉ मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर का इख्तियार होगा, तो आप कह सकते थे। अगर हम ये कहते कि जी जो है ये अपील जो होगी वो प्रेसिडेंट सुनेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर आप कह सकते थे। वो भाई मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है उसने किस दलील के साथ ये साबित किया है कि ये वन मैन जो शो है चीफ जस्टिस का रिगार्डिंग 184 सब 3 यानी सो मोटो नोटिस, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे अदारे का। तो उसको हमने कहा कि भाई शेयर कर लो, अब किससे शेयर कर लो, अपने सीनियर मोस्ट जो दो जजेज हैं। तो इसमें हमने इख्तियारात कम किए हैं उनके, कोई इख्तियारात कम नहीं किए। जो माजी करीब के कुछ फैसले हैं, 63A के फैसले को मैं गैर-आईनी समझता हूँ। जस्टिस अतर मनिल्ला ने अपने नोट के अंदर जो उन्होंने वजाहत के साथ चीज़ें उठाई हैं उसमें 63A का मामला भी उठाया कि मौजूदा आईनी बुरान की बुनियाद शायद 63A तो उसकी फिर रेमेडी होनी चाहिए ना। लेकिन आप उन चीज़ों को, उन फैसलों को देखते हुए अगर ये समझ रहे हैं कि ये लॉ टेकअप नहीं होगा, स्ट्राइक डाउन नहीं होगा, तो शायद गलतफहमी में। नहीं, देखें मामला ये है कि 63A मावरा आइन है। अगर 63A मावरा आइन है तो वो मावरा आइन इसलिए है कि एक फ़र्द ने सो मोटो नोटिस लिया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो फैसला हो गया। वो ना तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ना हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त गया, फैसला हो गया। उसकी अपील नहीं है। अगर उसकी अपील का हक होता तो ये चीज़ ना रहती। तो ये अपील का ही हक हमने इसमें दिया और वो अपील जो है वो कोई किसी और जगह तो दायर नहीं होनी, सुप्रीम कोर्ट में होनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुननी है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कि जजेस ने, 4 जजेस ने अपने नोट्स के अंदर बहुत सारी सख्त बातें लिखी हैं। काजी फायजी साहब ने भी बहुत शानदार अपने वो रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन 4 जजेस या अफरीदी, मंदोखेल, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मनिल्ला, इन्होंने जो कुछ लिखा अगर एक एक करके भी उसको उठाएं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खराबी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बहुत तकसीम का शिकार है। 5 या 6 जजेस चीफ जस्टिस के, और उसकी वजह सिर्फ ये सो मोटो नोटिस है। सो मोटो नोटिस के तहत जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो है, और इन इख्तियारात को इस मरहले पे रेगुलेट करना ना सिर्फ आइन, अदलिया, मुल्क और कौम की ज़रूरत थी, जो हमने कर दी है। जस्टिस अतर मनिल्ला की नोट के अंदर एक जगह उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, बड़ा वजनी और बामानी किस्म का है। उन्होंने कहा है कि जो आजकल के जज हैं, दे आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स, कि वो लोग उसको तस्वर ये कर रहे हैं कि इन्होंने पहना तो वो काला जुब्बा हुआ है लेकिन ये है अंदर से सियासतदान है। ये तो आप मुझे बताएं कि वो जो आपने चोरी परवेज़ लाई की जो टेप थी वो आपने सुनी है? वो किस तरह से बात कर, हो यार छड़ यार, मैं आ रहे हैं, मैं पहुंच गया तेरे घर, मैं 2 मिनट ही सिर्फ तेरे को बहना है, तो मोहम्मद खान भट्टी तेरे को आ गया है? वो कहना हाँ वो आ गया है। वो तरीका है कोई? वो भी गुफ्तगू है। वो फुआद एक बंदा इश्तिहारी है, उस बंदे ने एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम उसने वो लूट मार की है, क्या उसका किरदार है? और जब उसके पीछे पुलिस है, उसके पीछे एंटी करप्शन है, उसके पीछे नैब है, वो जाके एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे जो है वो छुपा हुआ है। सर मैं परवेज़ लाई से जिस अंदाज में बात हो रही है, आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर ये जो नोट्स लिखे गए हैं जो ये जैसे अतर मनिल्ला साहब ने लिखा है या मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना एक फैसला दिया है, उस फैसले ने पार्लियामेंट को एक इनिशिएटिव दिया, पार्लियामेंट को एक सोच दी कि भाई हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए।